तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के आखिरी हिस्से की। आर्टिकल्स 23 से लेकर 35 तक। अब ये लिस्ट में आखिरी में जरूर आते हैं, पर यकीन मानिए ताकत में ये किसी से कम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून की भारी भरकम भाषा नहीं है। असल में ये एक गारंटी है, एक वादा कि हर भारतीय नागरिक सम्मान और आज़ादी के साथ जी पाएगा। आप कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की नींव के सबसे मजबूत पत्थरों में से है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज की, शोषण के खिलाफ सुरक्षा। आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं हर इंसान के लिए। मतलब ताकि कोई भी किसी की गरिमा को, किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचा सके। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आर्टिकल 23 सीधा उस सोच पर चोट करता है जो इंसानों को खरीदने बेचने की चीज समझती है। ये आर्टिकल दो बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयों पर, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से ताला लगा देता है। तो ये दो बुराइयां कौन सी हैं? पहली, मानव दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों को खरीदना बेचना। और दूसरी, बलात् श्रम, जिसे आम भाषा में बेगारी भी कहते हैं, मतलब किसी से जबरदस्ती या बिना पैसे दिए काम करवाना। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि ये दोनों ही कानूनन जुर्म हैं जिनकी सजा मिलेगी। ये तो हुई बड़ों की बात, लेकिन बच्चों का क्या? क्या उनके लिए भी कोई खास प्रोटेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और संविधान इसका जवाब बहुत ही साफ शब्दों में देता है। और वो जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 14। आर्टिकल 24 एकदम क्लियर कर देता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी तरह के खतरनाक काम में उसे नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत बहुत मजबूत गारंटी है। तो शोषण के खिलाफ सुरक्षा कवच तो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं उन अधिकारों की तरफ जो सच में भारत की सेक्युलर पहचान की रीढ़ है। ये है आर्टिकल 25 से 28, और ये हर नागरिक को अपने धर्म और अपनी आस्था को लेकर पूरी आज़ादी देते हैं। अब इसे समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत आज़ादी, फिर है ग्रुप में, मतलब सामूहिक तौर पर धर्म को मैनेज करने की आज़ादी। इसके बाद टैक्स से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी आज़ादी है, और आखिर में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर इंसान को अपने मन के मुताबिक, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, किसी भी धर्म को मानने, उसे प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। पर हाँ, एक मिनट, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इसी में एक और बहुत ही ज़रूरी बात है, आर्टिकल 27। ये कहता है कि सरकार जनता के टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब किसी को भी ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, राज्य सभी धर्मों से एक बराबर दूरी बनाकर रखेगा। हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता है। तो सवाल ये है कि हमारा संविधान इस विविधता को बचाता कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 29 और 30 में। ये हैं कल्चर और एजुकेशन से जुड़े अधिकार। तो ये हमें दो मेन प्रोटेक्शन देते हैं। पहला तो ये कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग अपनी खास भाषा, अपनी लिपि या अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकते हैं। और दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या भाषा के, उन्हें अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उन्हें चलाने का पूरा हक है। अच्छा, ये सारे अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? पर सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो? मान लीजिए सरकार ही ऐसा करने लगे, तो फिर क्या होगा? इनकी गारंटी क्या है? कौन है इनका रखवाला? और यहीं पर एंट्री होती है इन सभी अधिकारों के सुपर गार्डियन की, आर्टिकल 32। सच कहूं तो ये वो एक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असली ताकत देता है, उन्हें मीनिंगफुल बनाता है। खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसकी अहमियत बताते हुए कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। जरा सोचिए, एक ऐसा अधिकार जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा गया, वो कितना ज्यादा जरूरी होगा। और इसकी वजह पता है क्या है? वजह यह है कि आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, ये अधिकार देता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो वो सीधे,
बिना किसी निचली अदालत में गए सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के पास होते हैं 5 बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार। इन्हें कहते हैं रिट्स। ये रिट्स ही हैं जो अधिकारों को कागज से निकालकर असलियत में लागू करवाते हैं। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, ये किसी को गैर कानूनी हिरासत से आज़ाद करा सकता है। या फिर परमादेश मैंडेमस, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का ऑर्डर दे सकता है। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, ये रिट्स वाकई में बहुत ताकतवर हैं। लेकिन एक सवाल, क्या ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? तो जवाब है नहीं। हमारा संविधान हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और इसीलिए आखिरी के कुछ आर्टिकल्स इन्हीं अधिकारों के कुछ जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवादों के बारे में बात करते हैं। तो ये सीमाएं क्या हैं? चलिए देखते हैं। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सीमित कर सके ताकि डिसिप्लिन बना रहे। फिर है आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ की बात करता है, मतलब अगर किसी इलाके में सेना का शासन लागू है तो वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अधिकारों को रोका जा सकता है। और आखिर में आर्टिकल 35 ये पक्का करता है कि इन अधिकारों से जुड़े कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ देश की संसद के पास हो, किसी राज्य के पास नहीं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो एक्सेप्शंस हैं ये मनमाने नहीं हैं। इन्हें देश के सुरक्षा, एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। ये एक तरह से एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे देश के हित के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे मौलिक अधिकार शोषण से बचाने वाले एक कवच से शुरू होकर हमारी आस्था की आज़ादी और हमारी संस्कृति की रक्षा तक जाते हैं। और इन सब के ऊपर है आर्टिकल 32 जो इन सब की गारंटी देता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर आज हमें अपने संविधान में एक और नया फंडामेंटल राइट जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर।